अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये हमारा ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 44 है। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि हम जो एक कॉइल है जिसमें करंट गुजर रहा है और कॉइल सर्कुलर कॉइल है और उसमें से करंट गुजर रहा है और उस कॉइल के एक्सिस पर उस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने पिछली वीडियोस में हमने ईएमटी के बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। तो ये देखिएगा, ईएमटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन तमाम टॉपिक्स पर हमने बात की हुई है। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ओके, लेक्चर नंबर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, तो लेक्चर नंबर 9 हमारे पास। फिर गाजी लॉ को हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने ब्रीफली से स्टडी किया हुआ है। फिर हमने एप्लीकेशन गाजी लॉ को स्टार्ट कर लिया था। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन है। ओके, तो ये नया नया चैप्टर शुरू हो गया था। तो लेक्चर नंबर 24 हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क है हमारे पास। लेक्चर 25 है, फिर ये नया चैप्टर शुरू हो गया था लेक्चर 27 से। ओके, तो ये देखे 30 लेक्चर हमारे पास। तो 31 हमारे पास। इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। ओम लॉ स्टार्ट, फिर लोरेंट्ज फोर्स आ जाती है हमारे पास। ओके, तो ये देखते जाएं। जो हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक को स्टडी किया था वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, या फिर इसको हम बायो सर्वर्ट लॉ कहते हैं, बायोट या बायो, जो मर्जी पढ़ लें। आज जो मैं लेक्चर वह 24 है ईएमटी का, सॉरी 44 है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसको हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी 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 सी, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, ये 4 जो हैं सी आते हैं, हम इस तरह भी कह लिख सकते हैं। यानी कि हम इधर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कॉइल है। क्योंकि हमने हमारा टॉपिक क्या है, कॉइल है। ये कॉइल है हमारे पास। ओके, ये इसका सेंटर है जिसको हमने सी से डिनोट किया हुआ है। इस सेंटर से यहाँ तक का रेडियस है, ये रेडियस सेम है, यहाँ ये भी है, सेम है रेडियस हमारे पास। ओके, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है। अब ये हमारे पास इस जो जो हमारे पास ये कॉइल है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका एक्सिस है। इधर ले लें या इसका एक्सिस को, या इधर एक्सिस को ले लें, या इधर एक्सिस को ले लें, या इधर एक्सिस को ले लें, या इधर ले लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। हमने इसमें जो एक्सिस है इस कॉइल की वजह से वो हमने इस तरफ लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में लिया हुआ है। ओके, तो इस पॉइंट पी पर हम इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में। क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि एक्सिस पर, ये हमारे पास एक्सिस ही है, इस एक्सिस पर हमने सपोज लेट किया हमारे पास पॉइंट पी है, तो इस कॉइल की वजह से जो हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो फाइंड करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम इस कॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम कंप्लीट कॉइल की वजह से इस पॉइंट पी पर डायरेक्टली बराह रास्त मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस कॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिस तरह ये हमारे पास ये डी एल है। ओके, यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है, डी एल है। अब हम इस डी एल की वजह से, इस पीस की वजह से, इस पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट कॉइल की वजह का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑन पॉइंट पी वो आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास अब एक हमने पार्ट ले लिया, या इधर या यहाँ से ले लिया, या यहाँ से ले लिया आप पार्ट, या यहाँ से ले, वो हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन हमने यहाँ एक पार्ट लिया है जिसको हम डी ऐसे डिनोट कर रहे हैं। अब इस पीस की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। ओके, इस पीस की, इस पार्ट की वजह से जो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये, यानी कि 90 का एंगल परपेंडिकुलर है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम डिनोट करते हैं बी से। ओके,
चूँकि हम इस एक पार्ट की वजह से, स्मॉल पार्ट की वजह से सिर्फ ले रहे हैं, तो इस इधर हम डी लगा देंगे, छोटा डी। यही शो कर रहा है कि हम एक छोटे से पीस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर वो है, तो ये इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो ये होता है कि इस पार्ट की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस जानिब होनी चाहिए थी, ये है ना, तो ऐसे होनी चाहिए थी बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है अगर आपके लोगों के जहन में। लेकिन अगर तक आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ तो अल्लाह खैर खैर। तो इसका आंसर ये है कि जिस तरह हमने जो लास्ट वीडियो थी, लेक्चर नंबर 48 था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट या बायोट-सावर्ट लॉ, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा जिस पीस की वजह से, जिस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है उसके और उसके रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास जी क्या है, डी बी है। अब ये डी बी यानी जो ये डायरेक्शन है ये हमेशा हमेशा इस आर के और इस डी एल के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो मेरे पास डी बी है, ये डी बी ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डी एल के, ओके, एंड ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डी आर के। यानी कि इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब चूँकि हमने ये एक छोटा सा पीस लिया है, तो इस पीस को हम इधर ऐसे लिखते हैं, यानी कि इस तरह ऐसे कर सकते हैं, ये पीस है। तो इस पीस में जो मैग्नेटिक ये जो करंट है, क्योंकि इस कॉइल में करंट गुजर रहा है ना, करंट है ना मेरे पास, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सिमिलरली ऐसे नहीं होगी, बल्कि इस पीस में से जो मेरे पास ये है, ये इस पीस की वजह से जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट इस ऐसे होगी। तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पी पर जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा यहाँ, ओके। तो आर की वजह से ये यहाँ तो ज़ाहिर बात शो हो रहा है कि यहाँ भी 90 का एंगल है और इस यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सही सही आ गई है। जो डी बी है ये आर के भी परपेंडिकुलर है, ओके। और जो ये डी बी है ये इसमें जो करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऐसी नहीं है बल्कि स्ट्रेट ऐसी होती है, ऐसे, ओके। यानी कि सिर्फ इस पार्ट की वजह से, इतने से पार्ट की वजह से। तो यहाँ भी जो डी बी का एंगल बनेगा वो 90 का एंगल ही बनेगा हमारे पास इधर। डन हो गया। अब ये हमारे पास इसका तो हमें पता लग गया। अब हम इस डी बी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारे पास ये वाला कंपोनेंट, इसका यानी जो इसका है ये कंपोनेंट हमारे पास। सेकंड कंपोनेंट ये है। जो पहला कंपोनेंट इसको हम डिनोट कर रहे हैं डी बी जी से, क्योंकि ये जी एक्सिस है तो हमने एक्सिस के लिए लिहाज से इसका डी बी जी नाम दे दिया। तो एक इसका जो कंपोनेंट है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जिसको हम डी बी ये इससे डिनोट कर रहे हैं, ओके हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी बी के दो कंपोनेंट है, एक डी बी जी है और एक डी बी ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस कंपोनेंट की वजह से या इस कंपोनेंट की वजह से जो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, जो इस पॉइंट पी पर इस पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली इस पार्ट की वजह से हो रहा है या इस पार्ट की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम कॉइल को डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पार्ट से पीस को स्टडी नहीं करेंगे, ओके। हमने पूरे कॉइल को साथ लेकर चलना है। तो अब यहाँ तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड ही आ गया, इसके दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में हिस्सा ले रहा है या ये कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड में हिस्सा ले रहा है जो पॉइंट पी पर लग रहा है इस पीस की वजह से। तो इसका आंसर ये है कि ये जो मेरे पास है डी बी जी ये हिस्सा लेगा सिर्फ इस जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है डी बी का, सिर्फ ये कंपोनेंट इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड में अपना हिस्सा लेगा। जो डी बी ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ये हिस्सा नहीं लेगा। ये क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम अगर इसके जो यहाँ का पार्ट लें, सपोज कर हम इसका यहाँ का पार्ट लेते हैं, यहाँ
इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो ऐसे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस जानिब होगी। तो डी जी इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, जो एक कंपोनेंट होगा वो ये होगा, जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये होगा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इसका ये कंपोनेंट होगा ये दोबारा फिर अगेन हिस्सा ले लेगा। अगेन सुन लीजिएगा, इसके ऑपोजिट हमने ये पार्ट लिया, तो इस पार्ट की वजह से जो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो ये इस डायरेक्शन में ये है। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट है, यानी कि एक ये कंपोनेंट है हमारे पास, और एक ये कंपोनेंट है ये वाला, ये हमारे पास डी बी है। अब ये इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, तो ये इसमें हिस्सा ले लेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जो पॉइंट पी पर इस पार्ट की वजह से होगा। तो इसलिए जो हमारे पास डी बी परपेंडिकुलर होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पीस की वजह से इस पीस की वजह से जो ये कंपोनेंट होंगे हमारे पास डी बी जी, ये हिस्सा लेंगे। ओके हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पूरे सर्कुलर की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, डी बी जी की वजह से, यानी कि इसकी वजह से होगा, डी बी जी की वजह से। ओके, अगर हम यहाँ से लें कोई पार्ट, तो इसके ऑपोजिट पार्ट लेंगे, इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का अगेन ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन इन दोनों का जो जी कंपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो वो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हम कर लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ से एक पार्ट ले रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट यहाँ ये पार्ट है हमारे पास, तो इस पार्ट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये होगी, इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो ये होगी। इन दोनों कंपोनेंट्स को फिर हम अगेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे कि ये कंपोनेंट बन जाएगा, कि ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसकी वजह से भी तो ये आपस में भी कैंसिल कर देंगे। ओके, तो कॉइल हमारे पास, हमने सिर्फ एक ये पीस लिया, एक ये पीस लिया, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इसको एक कंपोनेंट ये मेरा कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट डिवाइड कर लिया। अब इस पीस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। इस कंपोनेंट को हम मजीद यानी कि एक एरिया का कंपोनेंट और एक इस कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इस जो ये दो डी बी जी कंपोनेंट्स होंगे आपस में ऐड होकर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ इस डायरेक्शन में जो डी बी जी होगा वही मैग्नेटिक फील्ड में हिस्सा रहेगा। तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हमारे पास कंप्लीट जो हमारा कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा इस पॉइंट पी पर वो आ जाएगा। ओके, डन हो गया। अब हम यहाँ एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ हमने ये देखिए इंटीग्रल डेरिवेशन की हुई है। अब यहाँ हम बायोट लॉ को जो फार्मूला वो यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हमारे पास डी बी इज इक्वल टू यू नॉट 4π/IDL sin 90 r स्क्वायर है हमारे पास। ओके, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था बायो-सावर्ट लॉ। ओके, उसमें जो मेरे पास फार्मूला था, अगर ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म होगी वो इस तरह ही होगी। ओके, 4π/IDL r क्यूब। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब यहाँ आर क्या, ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, ये क्या है, इस बात का क्वेश्चन का जवाब हमने पिछली वीडियो में दिया हुआ है। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो मेरे पास साइन होता है, साइन एंगल मेरे पास 90 है, किसके दरमियान, आई और डी एल के दरमियान। जो मेरे पास करंट है इधर वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस ऐसे है, इस पीस की वजह से ऐसे है। तो जो मेरे पास एल की डायरेक्शन है जो वो इस डायरेक्शन में है। ओके, तो इसकी वजह से जो मेरे पास होगा एंगल वो यहाँ 90 का बनेगा। डन हो गया। तो अब यहाँ 90 का एंगल पुट किया, तो हम जानते हैं कि जो मेरे पास साइन 90 होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 90 हमारे पास होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हम वायर की वैल्यू पुट करें, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
ओके। तो अब हमारे पास एक और कंपोनेंट है, वही आल्सो हैव डी बी इज इक्वल टू डी बी कॉस थीटा, क्योंकि हमने पहले भी बताया हुआ है कि सिर्फ यही कंपोनेंट हिस्सा लेगा, इस पार्ट की वजह से ये कंपोनेंट हिस्सा लेगा, और इस पार्ट की वजह से जो इसका कंपोनेंट होगा वो हिस्सा लेगा। ओके, तो ये दूसरा कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम डी बी को लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू डी बी कॉस थीटा। ओके, क्योंकि जो हमारे पास इस कंपोनेंट का ये पार्ट है ये कॉस बना रहा है और ये हमारे पास साइन कंपोनेंट है, तो इसलिए हम ये जो कब कॉस निकालेंगे तो हमारे पास कॉस किस इक्वल होता है, जो हमारे पास कॉस होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस और बेस के। तो इसमें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, डी बी है, और जो मेरे पास बेस है वो क्या है, डी बी जी। तो यहाँ से हम डी बी जी को अलग करेंगे तो हमारे पास यानी कि देखेंगे जो हमारे पास ये बेस है डी बी जी, सॉरी बेस ऊपर आएगी हमारे पास, जो बेस ऊपर होगी तो हाइपोटेन्यूस नीचे होगा। ओके, तो यहाँ डी बी जी है, ये खाली बी है, तो यहाँ से हम डी बी जी को अलग करेंगे, डी बी जी को अलग किया तो यह इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो यही फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है, ये देखें। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डी बी जी कॉम्पोनेंट आ गया। अब इसको में जो डी बी की वैल्यू है यानी कि ये वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यानी कि डी बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें हमारे पास इसको हम फिर मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें फ़र्क होने ए बी एक जैसे फार्मूला है, तो अब इसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास इसमें अननोन चीज़ें कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास दो अननोन चीज़ें हैं, एक ये अननोन चीज़ है हमारे पास, यानी कि जो मेरे पास कॉज है ये एक अननोन चीज़ है, और एक मेरे पास आर है। ओके, तो ये इसका भी हमें पता होता है, इसका भी हमें पता होता है, करंट का भी हमें पता होता है, और इसका भी पता होता है यू नॉट का। ओके, तो इसकी हमें वैल्यू भी पता होती है, इसको हमने पिछली वीडियोस में स्टडी किया हुआ है। हमारे पास जो ये यू नॉट है ये बला गया है हमारे पास। ओके, एक्चुअली जो हमारे पास यू नॉट होता है ये देखें, इसको हमने पिछली वीडियोस में स्टडी किया हुआ है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 4 पाई इंटू -10 -7 होती है, और इसका यूनिट ये होता है। ओके, तो खैर अभी इसको हम स्टडी नहीं कर रहे। तो अब यहाँ हमारे पास अननोन चीज़ एक ये है और एक अननोन चीज़ ये है। ओके, तो यहाँ से हम कॉज थीटा और आर की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए जो मेरे पास आर है ये मेरे पास क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास जी है, और ये हमारे पास कैपिटल आर है। तो यहाँ से जब हम आर निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे होगा ना, तो यहाँ से हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आर जी स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली जो कि आ चुकी है आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम वैल्यू निकालने चाह रहे हैं इसकी कॉज थीटा की, इसकी। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉज थीटा है ये किसकी इक्वल है, यहाँ से ये हमारे पास ये देखिए ये आर है, ये आर है, ये मेरे पास जी है, ये मेरे पास स्मॉल आर है। तो यहाँ से हम कॉज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हमारे पास कैपिटल आर है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ से कॉज थीटा की वैल्यू कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गई। तो स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, यह है आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इसका अंडर रूट। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास आर की भी वैल्यू आ चुकी है और कॉज थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ इसमें यहाँ आर पुट करेंगे तो यहाँ कॉज थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई है, इसको हम अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ इस पार्ट की वजह से वो ये है। इस इक्वेशन की मदद से हम सोल्व करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो कंप्लीट होगा ना कॉइल, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर वो आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो ये तमाम चीज़ें हैं ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट। तो इसमें जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो
ये डी एल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो मेरे पास डी एल ये इसकी जब वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम फिर मेरे कटिंग करके इसको हम ये फार्मूला इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन होती है कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस इक्वेशन की मदद से हम हल करते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।